होगा। 4 क्वेश्चन जो होगा आपका वह फिजिक्स का होगा। और 5वें का क हम देखेंगे, 5वें का क्या देखेंगे, क देखेंगे। 5वें का क जो है प्रोपेनाल, प्रोपेनाल का सूत्र है। नाल कब आता है, जब OH रहता है तो नाल आता है, ठीक है जी। तो पहला ऑप्शन है प्रोपेनाल, या क्वेश्चन हो गया। क में है प्रोपेनाल, क्या है, प्रोपेनाल, ये प्रोपेनाल हो गया। और प्रोपेनाल का सूत्र में OH चाहिए आपको, OH रहेगा यानी एल्कोहली समूह चाहिए। तो पहला आपका C2H5OH, ठीक है। 2 कार्बन है, 2 कार्बन आएगा तो क्या होगा, एथ होगा। तो प्रोपेनाल है, इसलिए ऑप्शन नंबर A1 क्या होगा, होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर जो 2 है वह है C3H7, और ये कितना है, OH है, ठीक है जी। तो 3 कार्बन है तो प्रोप हो सकता है, और OH है तो एनाल, यानी प्रोपेनाल, यही होगा आपका, ठीक है जी। C3H8OH होता है तो C3 यहाँ पर OH, यही ऑप्शन नंबर कितना होगा, 2 होगा। देख लेते हैं इसमें ऑप्शन नंबर दिया होगा ना, ऐसे सीट में दिया होगा कि नहीं दिया होगा, 5वें का, ठीक है। दूसरा होगा, दूसरा ही सही है, ठीक है। इसमें अब ख की बात करते हैं। ख में दिया हुआ है, ख में दिया हुआ है आपका अधातु है, क्या है, अधातु है। अब कैसे जानो कौन अधातु है। पहला में लिखा है K, दूसरा में लिखा है F, तीसरा में लिखा है आपका Al, और चौथा में लिखा है क्या, Na। क्या लिखा है, सोडियम, पोटेशियम पर प्लस होता है, जानते हो। एल्युमिनियम पर भी प्लस होता है, 3 प्लस होता है। सोडियम पर भी प्लस होता है, तो ये 3 जिस पे प्लस होता है वो धातु होता है। अब है ये वो बच गया, तो ये क्या हो गया, धातु। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, इसमें भी 2 होगा। आसानी से कर सकते हो, या तुम लोग सोचोगे याद करोगे, लेकिन बढ़िया से अगर टेक्निक लगाओगे। जैसे हमको पता था कि सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस होता है, एल्युमिनियम प्लस होता है, सोडियम प्लस होता है, इस पर माइनस होता है, और जिसमें माइनस होता है वो अधातु होता है। क्या है, अधातु। 1 माइनस होता है, फ्लोराइड एंड पढ़े हो, ठीक है जी। हाँ, ये इसका जो सूत्र होता है CnH2n+1OH होता है। तो प्रोपेनाल में 3 कार्बन, N का मान 3 लोगे तो C3, ठीक है, और 2 N का मतलब कितना, 3, और ये कितना हो जाएगा, OH। हाँ यार ये नहीं होगा, C3 और 2 3 कितना, 6, और ये कितना हो जाएगा, OH। जोने में ये होगा वही होगा, तब भी नो 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 नो, सही है, सही है, सही है, 1OH एकदम सही है, वही होगा। देखो C3H8 होता है ना, तो H8 में C3H जो होगा 7 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, OH। यही सही है, ठीक है। चौथा दिया चाहे 1000 दिया, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे इसका रूल होता है CnH2n+1, और यहाँ क्या होता है, OH। तो यहाँ पे 2 3 6 6 1 कितना हो जाएगा, 7 OH। ये नहीं, ऑप्शन नंबर कितना होगा, 2 होगा। इसमें भी गलत दिया होगा, समझ रहे हो ना, रामबाण का लकीर थोड़े है। तो ये आपका ख समझ में आया है। ग ऑप्शन, यानी केमिस्ट्री में 3 बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा। तो हम 5वें का ग अगर देखें तो ग में दिया ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनता है, ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाती है। ठंडा जल तो H2O जल हो गया, और आयरन। ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनती है, हमें बनेगा। अब देखो ये बताओ, अब ये अब कब जानो क्रिया करे कि नहीं करेगा। पहला ऑप्शन है कि लोहा, क्या है, लोहा। दूसरा ऑप्शन है कॉपर, तीसरा ऑप्शन है सोडियम, और चौथा ऑप्शन है क्या, कार्बन। तो कह रहा है इसमें प्रश्न हो गया। प्रश्न नंबर ग में क्या है, ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाती है, लोहा बनाती है कि कॉपर बनाती है कि सोडियम बनाती है कि कार्बन बनाती है। तो इसमें आप जाने पड़ेंगे ये क्रिया, ये आयरन हाइड्रोजन से क्रिया करेगा नहीं कर पाएगा। तो अगर क्रिया करने की बात कहें तो क्या होता है, विद्युत रसायन श्रेणी पढ़े हो ना, लिकबा सरकाना करफे, हाइड्रोजन ऊपर होता है, ये भी बना सकता है। हम देख लेते हैं कौन सही है।
5वें का ग नंबर, ग मतलब कौन दिया हुआ है? सोडियम दिया हुआ है। ठीक है जी। तो यहाँ पर उसका प्रयोग नहीं किया गया ठंडे जल का, तो इसमें सोडियम ही होगा, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि का उपयोग करना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? 6वें का होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है वह CuSO4 बोलो हाफ H2O होता है। किसी को पता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है? जब कापर सल्फेट के जली विलयन को गर्म करते हैं तो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है CuSO4 हाफ H2O, और यहाँ पे 3/2 H2O हो जाता है। तो हाफ H2O जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका कितना? H2O हो जाएगा। यहाँ पे इसको मिटा दें, बैलेंस कर देखना हो जाएगा। CuSO4 H2O है, हमें हाइड्रोजन कितना है? 2 है। हमें हाइड्रोजन कितना है? हाफ H2 और 3H2O जोड़ना कितना हो जाएगा? हमें H2O है, हाफ H2O कैसे जानेंगे? बैलेंस करो 3/2 H2O, तो ये कितना हो जाएगा? दोनों का हर बराबर है, एक लिखेंगे। अब H2O अब में 3H2O जोड़े कितना हो जाएगा? 4H2O। अरे जैसे सिंपल जोड़ घटाना होता है ना, वैसे दोनों का हर बराबर एक लिखेंगे। H2O में 3H2O जोड़ो कितना हो जाएगा? 4H2O। इकट्ठेगा तो कितना हो जाएगा? 2H2O। यानी क्या है? सही है। यानी जब प्लास्टर ऑफ पेरिस के प्लास्टर मतलब कैल्शियम कापर सल्फेट के जली विलयन को, जब कापर सल्फेट के जली विलयन को मतलब गर्म करते हैं, कैल्शियम सल्फेट होता है जी? नहीं, सही है। जब कैल्शियम होता है, क्या होता है? कैल्शियम होता है। जब कैल्शियम सल्फेट के जली विलयन को, ठीक है ना, गर्म करते हैं, क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है और जल के अणु होते हैं। कैल्शियम क्यों होगा? क्योंकि यही इसका प्रयोग जो होता है हड्डी टूटने पर इसका ही प्रयोग करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो वही बनाने की विधि का उपयोग लिखे। विधि का उपयोग कहाँ करेंगे? बनाने की विधि लिखना है। तो कैल्शियम सल्फेट के जली विलयन को जब गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, और क्या बनता है? जल आपका बनता है। उसके बाद इसमें क्या है कि इसका उपयोग लिखना है। तो इसका उपयोग जैसे हड्डी टूटती है तो उसमें प्रयोग करते हैं, यानी डॉक्टरी रूम में इसका प्रयोग किया जाता है। ऐसे 2 उपयोग लिख लीजिएगा। उसके बाद है रेडॉक्स अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों होता है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इतना लिखोगे तो 2 नंबर का मिलेगा, ज्यादा इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। यही विधि लिख देना है आपको, इसके उपयोग लिख देना बस। ठीक है ना, 2 नंबर मिल जाएंगे। अब 6वें का जो ख नंबर है, 6वें का क्या है? ख जो है, यहाँ पे 6वें का जो ख है वह आपका क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया को एक उदाहरण द्वारा समझाइए। रेडॉक्स अभिक्रिया को एक उदाहरण द्वारा क्या करना है? आपको समझाना है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों होता है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम एक रासायनिक अभिक्रिया लिख रहे हैं, ZnH2SO4 H2SO4। अब इसमें क्या होगा? ये Zn पर प्लस होता है 2, H पर प्लस, यहाँ 2 माइनस। इससे क्रिया करेगा, तो जब इससे क्रिया करेगा तो क्या बनेगा आपका? ZnSO4 बनेगा, और H2 क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। H2 क्या हो जाएगा? तो देखो अब कैसे जानेंगे किसका ऑक्सीकरण हुआ है, किसका अपचयन हुआ है? जिसमें ऑक्सीजन मिला है उसका ऑक्सीकरण, और जिससे ऑक्सीजन निकला है उसका अपचयन। तो देखो हाइड्रोजन से ऑक्सीजन वाला पार्ट निकल गया है, हाइड्रोजन अकेला हो गया ना, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन वाला पार्ट निकल गया है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। जिससे ऑक्सीजन निकलेगा उसका ऑक्सीकरण अपचयन होगा, और जिसमें ऑक्सीजन मिलेगा, तो Zn में ऑक्सीजन आके मिल रहा है ना, तो इसका क्या होगा आपका? अरे बाबू सुनो, जिसमें ऑक्सीजन मिलेगा उसका ऑक्सीकरण, उसका, और जिससे ऑक्सीजन निकलेगा
उसका अपचयन। बात समझ में आया? तो ये बताओ Zn में ऑक्सीजन आके मिल रहा है ना, तो इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, और हाइड्रोजन से ऑक्सीजन वाला पार्ट निकल रहा है ना, तो अपचयन होगा। जिसमें ऑक्सीजन जाके मिलता है उसका ऑक्सीकरण, और जिससे ऑक्सीजन निकलता है उसका क्या होता है? एक छोटा सा एग्जाम्पल Cu+O, यहाँ बन गया CO, कॉपर ऑक्साइड बन गया। बताओ इसमें किसका ऑक्सीकरण हो रहा है या किसका अपचयन हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है कि अपचयन हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि कॉपर में ऑक्सीजन आके मिल रहा है। जब जिसमें ऑक्सीजन मिलेगा उसका ऑक्सीकरण, और जिससे ऑक्सीजन निकलेगा उसका अपचयन होगा। क्लियर है? जैसे मान लो H हो गया और CuSO4 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर आपका H2 हो गया, चाहे H2, हाँ H2 ही मान लीजिए, तो यहाँ बनता है आपका H2SO4 बनेगा, और यहाँ क्या बनेगा? Cu बनेगा। तो हम पूछे इसमें किसका ऑक्सीकरण हुआ है? ऑक्सीकरण किसका हुआ है? जिससे ऑक्सीजन निकलेगा उसका अपचयन, जे में ऑक्सीजन मिलेगा उसका ऑक्सीकरण। कौन में ऑक्सीजन जाके मिला है? हाइड्रोजन में ऑक्सीजन आके मिला है, हाइड्रोजन वाले में ऑक्सीजन आके मिला है, तो क्या होगा? इसका ऑक्सीकरण होगा। और जिसमें से ऑक्सीजन जिसमें से ऑक्सीजन निकला है उसका क्या होगा? अपचयन होगा। क्लियर है? तो रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं? वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण में अपचयन दोनों होता है, उस अपक्रिया को क्या कहते हैं? रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। कार्बन की सर्वोत्तम प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। तो कार्बन के दो रूप होते हैं, एक ग्रेफाइट होता है और एक हीरा होता है। कार्बन के अपरूप जिस रूप में पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? यानी कार्बन के दो रूप होते हैं, एक ग्रेफाइट होता है और एक क्या होता है? हीरा होता है। तो ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का चालक होता है, और ग्रेफाइट जो और हीरा जो होता है वो विद्युत का चालक नहीं होता है। इतना ही लिखना है आपको। उसके बाद 7वें का जो ख है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निस्तापन और भर्जन में अंतर बताइए। इसको बता दें, निस्तापन एवं भर्जन में अंतर बताइए। तो निस्तापन यानी यहाँ पे 7वें का जो ख है वह क्या है आपका? निस्तापन है, और एक क्या है आपका? भर्जन है। तो निस्तापन में क्या है? निस्तापन किसे कहते हैं? किसी पदार्थ को अकेले या अन्य पदार्थों के साथ, किसी पदार्थ को अकेले या अन्य पदार्थों के साथ उसके गलनांक के नीचे वायु की अनुपस्थिति में गर्म करके नमी, जल तथा अशुद्धियों को निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? निस्तापन। अयस्क का निस्तापन कहते हैं। हम अयस्क का निस्तापन लिखवाए हुए हैं। तो किसी पदार्थ को उसके गलनांक के नीचे गर्म करके वाष्पशील, नमी तथा अशुद्धियों को निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? लेकिन वायु के अनुपस्थिति में, वायु के अनुपस्थिति में इसमें गर्म करते हैं। भर्जन किसी पदार्थ को अकेले या अन्य पदार्थों के साथ उसके गलनांक के नीचे वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म करने की क्रिया क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। इसमें आपका CuSO4 हो गया, ठीक है जी। इसको गर्म कर दिए, क्या कर दिए? इसमें कुछ जल भी मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? जल भी मिला हुआ है। इसको गर्म कर रहे हैं तो यहाँ पे CuSO4 हो जाएगा, इसमें से जल क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। इसके लिए बनाओगे यही चीज अगर बना रहे हो तो CuSO4 प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं। इसकी उपस्थिति में देखो इसमें कैसे जानोगे कि यह निस्तापन है और ये क्या है? भर्जन है। इसमें भी गर्म किया जा रहा है और इसमें भी गर्म किया जा रहा है। तो इसमें गर्म किया जा रहा है तो ऑक्सीजन दिखाया गया है, इसका मतलब वायु की उपस्थिति में गर्म करना है। और इसमें ऑक्सीजन नहीं दिखाया गया, O+O2 नहीं लिखे है ना, तो इसका मतलब यह वायु के अनुपस्थिति में गर्म किया गया है। दोनों मतलब समझ में आया? इसमें भी पदार्थ को उसके गलनांक के नीचे गर्म करते हैं और इसमें भी पदार्थ को उसके गलनांक के नीचे गर्म करते हैं, लेकिन इसमें पदार्थ को क्या करते हैं? वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म करते हैं और गर्म करके वाष्पशील, नमी तथा शुद्धियों को निकालते हैं, उसे हम निस्तापन कहते हैं। हाँ, अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में इसमें रहेगा और वायु की उपस्थिति में इसमें रहेगा। तो किसी पदार्थ को, निस्तापन सुन लो, किसी पदार्थ को
उसके गलनांक के नीचे वायु की अनुपस्थिति में गर्म करके वाष्पशील नमी तथा अशुद्धियों को निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? निस्तापन कहते हैं। भर्जन किसे कहते हैं? किसी पदार्थ को उसके गलनांक के नीचे वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। हर बार पूछता है, ये पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। टिप्पणी लिखना है। क्या लिखना है? टिप्पणी लिखना है। इसको मिटा दें। कार्बनिक यौगिकों की ऑक्सीकरण अभिक्रिया समझाई। अभी को कार्बनिक यौगिकों की ऑक्सीकरण अभिक्रिया समझाए थे। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? टिप्पणी लिखना है 8वें का। क्या लिखना है आपको? टिप्पणी लिखना है। कार्बनिक यौगिकों में ऑक्सीकरण अभिक्रिया समझाइए। कार्बनिक आने दो यार। कार्बनिक यौगिकों में ऑक्सीकरण अभिक्रिया, तो कार्बनिक यौगिकों में ऑक्सीकरण अभिक्रिया को समझाना है। तो कार्बनिक यौगिकों में ऑक्सीकरण अभिक्रिया हम बताएं तो वही बताए हैं कि जिसमें जिस तत्व में ऑक्सीजन आके मिलेगा वो उसी का क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। जैसे फिर वही रिपीट कर रहे हैं, जैसे कॉपर, कुछ और बदल देते हैं। बहुत एलिमेंट है, यानी बहुत तत्व है, बहुत कंपाउंड है। Zn हो गया और ये ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो ZnO बनेगा। तो इसमें Zn में ऑक्सीजन आके मिला है ना, तो ये क्या हो जाएगा? आपका ऑक्सीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा। कार्बनिक यौगिकों में ऑक्सीकरण अभिक्रिया समझाना है। अगर एक चीज़ और देखें तो यहाँ पर ध्यान देना, CH3COOCH नाम तो सुने होंगे, एसिटिक अम्ल। और ये आपका सोडियम से क्रिया कर रहा है जी। यहाँ पे OH होता है जी, खाली CH3COOH यही होता है। तो इसमें इतना पार्ट जो होता है वह क्या होता है? इतना पार्ट अगर हम लेके चले, इसमें इतना पार्ट अगर हम लेके चले, OH को एक साथ लेके चले, हाँ, यहाँ पर इतना पार्ट जो होता है माइनस होता है और हाइड्रोजन क्या होता है? प्लस होता है। और ये क्या होता है? प्लस होता है। तो कार्बनिक यौगिक, तो कार्बनिक यौगिक लिखे समीकरण समझा देते हैं। अब ये प्लस वाला, ये माइनस वाला किससे क्रिया करेगा? इससे क्रिया करेगा। तो आगे क्रिया करेगा तो एक में जुड़ जाए, क्योंकि एक को माइनस एक प्लस है। अरे 2-4 दिन पहले बताए थे, ये माइनस से प्लस खाली जुड़ जाएगा तो हो जाएगा CH3COO कितना हो जाएगा? Na। और H इधर से इधर जाएगा तो कितना बनेगा? H2 बनेगा, हाइड्रोजन गैस में बदल जाएगा। तो ये बताओ ऑक्सीजन किस में मिला है? किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? किस में ऑक्सीजन मिला है? सोडियम में ना। तो सोडियम का क्या हो रहा है? सोडियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। और किसका अपचयन हो रहा है? जो ऑक्सीजन से निकल रहा है। जिसमें ऑक्सीजन मिलेगा उसका ऑक्सीकरण होगा। तो बताओ किस में ऑक्सीजन मिला है? सोडियम में आके मिला है ना, तो उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। और किससे निकला है? हाइड्रोजन से निकला, तो हाइड्रोजन क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। क्लियर है? ये कार्बनिक यौगिक। सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? भी कुछ दिन पहले ही पढ़ाए थे। सजातीय श्रेणी कौन हो गया? सजातीय श्रेणी, समजातीय श्रेणी लिखा हुआ है, समजातीय श्रेणी, और हम लिखे हैं केवल सजातीय श्रेणी। तो दोनों का मतलब एक ही है। हम ये बताए थे कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसमें दो निकटवर्ती सदस्यों में CH2 का अंतर आता है। कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसमें दो निकटवर्ती सदस्यों में CH2 का अंतर आता है उसे हम सजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे एल्केन श्रेणी के यौगिक, एल्कीन श्रेणी के यौगिक, एल्काइन श्रेणी के यौगिक, ये सब सजातीय श्रेणी है। अगर एल्केन में लिखें तो CH4 होगा, C2H6 होगा, C3H कितना होगा? 7 होगा, C4 अच्छा 8 होता है। और यहाँ कितना होता है आपका? 10। इसमें अंतर जब निकालोगे तो कितना आएगा? याद आ रहा है? पढ़ाए हैं। 2 कार्बन 1 कार्बन घटाएंगे तो C, 6 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन घटाएंगे तो 1। यहाँ भी कितना आएगा? CH2। यहाँ भी कितना आएगा? ये किस श्रेणी के यौगिक है?
एल्केन श्रेणी के यौगिक है टोटल जितना लिखे है, और एल्केन श्रेणी के यौगिक जो होंगे ज्यादा श्रेणी होंगे। एल्कीन का अगर लिख रहे हो तो होगा आपका CnH2n होता है, तो एक कार्बन रहेगा तो होगा नहीं। 2 कार्बन से बनता है तो 2 रखेंगे और 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर 3 रखेंगे 3 और 2 3 कितना हो जाएगा 6। अगर यहाँ पे 4 रखेंगे तो कितना होगा, ये दूना होता है। C5 कितना होगा 10 दूना होगा। इसमें भी अंतर कितना आएगा CH2 ही आएगा। 3 में से 2 घटाओ कितना बचेगा C। यहाँ 6 हाइड्रोजन है, यहाँ 4 हाइड्रोजन है, घटाओगे तो अरे 6 में से 4 घटाओगे 2 बचेगा। यहाँ भी कितने कार्बन है, यहाँ कितने कार्बन है तो 4 में से 3 घटाओ कितना बचेगा 1 C। और हाइड्रोजन कितना है, यहाँ कितना है, घटाओ कितना हो जाएगा H2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। यहाँ भी कितना आएगा CH2। तो कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसमें 2 निकटवर्ती सदस्यों में CH2 का अंतर आता है उसे हम सजाती श्रेणी कहते हैं। फिर दिया हुआ साबुन और अपमार्जक की निर्मल क्रिया। तो साबुन किसे कहते हैं, ठीक है जी। साबुन जो होता है वह एक प्रकार का तेली वसा पदार्थ होता है जो उच्च ताप पर सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मिश्रण से बनता है। जब सोडियम मिलाते हैं तो जो साबुन प्राप्त होता है वो कठोर होता है, और जब पोटेशियम मिलाते हैं तो जो साबुन प्राप्त होता है वो क्या होता है बोलो। और अपमार्जक मतलब आप जानते हो सौरभ होता है, ठीक है जी। ये भी इस साबुन और अपमार्जक में अंतर भी लिख सकते हो। साबुन के द्वारा अगर हम नहाएंगे तो त्वचा जो होता है मुलायम होता है, और सौरभ के द्वारा नहाएंगे तो त्वचा जो होगा वो क्या होगा खुरदुरा होगा, ठीक है ना। ये आप लिख सकते हैं।